अस्सलाम वालेकुम साथियों, चलें तो आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। अच्छा, मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो कि बहुत कॉमन है और इसमें अक्सर व बेशतर लोगों को दुश्वारी होती है समझने में कि ये आखिर मसला क्या है और इस मसले के ऊपर कैसे हम डील कर सकते हैं। ये टॉपिक है दरअसल कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, किस डॉक्टर को आमतौर पे दिखाना चाहिए, किस तरह से उसका इलाज मुमकिन है और उसमें नताइज में हम क्या उम्मीद रखें और किस तरह की एहतियात सारी मतलब कि उसकी जो तफसील मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों से शेयर करूँ और फिर आप लोग वो सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई बात बतानी हो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए। हमें सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत रहती है। सपोर्ट के बगैर दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारा चैनल तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके लिए तो सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये होता है लफ्ज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। चूँकि मैं अपनी जो भी वीडियोस हैं वो उर्दू ज़बान में करता हूँ और इंडिया में कुछ सुनने वाले लोग हिंदी उसे कह लें, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, बात समझ आ जाती है। तो उस हवाले से मैं बता दूं कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या। दरअसल ये जो हमारे जो हाथ का समझ लें जो जोड़ है, ये जहाँ पे समझ लें कि कलाई जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये कलाई के ऊपर एक बैंड होता है, फाइब्रस बैंड होता है, ठीक है ना। ये फाइब्रस बैंड जो होता है, ये इसके नीचे से, इस फाइब्रस बैंड के नीचे से नसें और हमारे मसल्स के टेंडन, हमारी नर्व्स, हमारी आर्टरी, कुछ वेन्स गुजरती हैं, कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से। अच्छा, ये जो फाइब्रस समझ लें कि एक तरह से टनल बन जाता है, यानी कि उसका जो जोड़ होता है वो एक हड्डी इधर, यानी कि जो अंदर की तरफ है, एक हड्डी बाहर की तरफ, जो कि बाहर की तरफ है हाथ के, उस दोनों तरफ पे ये उन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज बना देता है। एक फाइब्रस बैंड फाइबर्स का बना हुआ होता है। फाइब्रस बैंड मेडिकल में कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ फाइब्रस बैंड होता है और ये जो है, ये इसे हम मेडिकल की ज़बान में कहते हैं कार्पल टनल। यानी ये बोन्स जो होती हैं, जो कि हड्डियाँ जो कि होती हैं, ये क्यूब्स की फॉर्म में भी होती हैं, मुख्तलिफ इसके फॉल्ट फॉर्म में भी होती हैं, मुख्तलिफ शेप में होती हैं और ये जो एक गुच्छा सा होता है यहाँ पर, यूँ समझ लें कि हड्डियों का एक कलेक्शन होती है हड्डियों की, उसे हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। इन कार्पल बोन्स के ऊपर ख़ास तौर पे हथेली के अंदर की तरफ, कलाई के अंदर की तरफ, ये कलाई का बाहरी हिस्सा हो गया, ये कलाई का अंदर का हिस्सा हो गया। तो कलाई के जो अंदर का हिस्सा है उस पर एक बैंड बना हुआ होता है, बैंड एक फाइब्रस बैंड बना होता है। उसके नीचे से नसें, आर्टरीज, टेंडन्स गुजरते हैं और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नर्व गुजरती है जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं मीडियन नर्व। इसका उर्दू का मीनिंग मुझे नहीं आता ना कि उसको उर्दू में क्या कहेंगे, लेकिन ये इसको इंग्लिश में तो हम मीडियन नर्व या मेडिकल की ज़बान में मीडियन नर्व कहेंगे। अच्छा, ये जो मेडिकल है ये एक तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज में बात की जाती है और जो भी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं और मरीज़ भी समझ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में और ये बर सग़ीर के इलाके में चूँकि मेडिकल जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ाई जाती है, तो मरीज़ों को भी जब हम समझाते हैं तो वो उसी ज़बान में समझाते हैं जिस ज़बान में हमने खुद पढ़ा होता है, यानी कि अंग्रेज़ी में। यानी कि लफ्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करके, ठीक है, जुमला हम उर्दू में बोल देते हैं कि ये इधर आपका बैंड बना हुआ है फाइबर्स का और उसके नीचे से एक मतलब समझ लो कि नर्व जा रही है, उसका नाम मीडियन नर्व है।
आमतौर पे क्या होता है कि ये जो फाइब्रस बैंड है ये मोटा हो जाता है वक्त के साथ साथ। जो सबसे कॉमन होता है वो होता है उम्र के साथ साथ मोटा हो जाता है। अच्छा, ये आप देखेंगे कि औरतों में ये ज़्यादा मोटा जल्दी मोटा होता है या औरतों में कॉमनली मोटा हो जाता है ये फाइब्रस बैंड। जब ये मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है ये बैंड, तो फिर उससे वो टनल जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जो चीज़ें गुजर रही होती हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें नर्व भी दबती है। जब हल्का दबाव होता है तो नर्व उसको इतना महसूस नहीं करती। उसकी अलामात क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हम जिक्र किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं, बात तो समझ में आए। तो बात बताने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अभी पढ़ नहीं रहे, सॉरी आपकी ये, अच्छा मैं एक डिस्क्लेमर सा दे दूं कि ये मालूमात आम्मा के लिए, आम लोगों की मालूमात के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आज जिस मरज़ पर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। अच्छा, इसमें जो हम बताते हैं वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज में रख के बताते हैं ताकि आपको उसमें जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ सके, और आसान ज़बान में, उर्दू ज़बान में, वो हिंदी भी कह लें, वो उसमें हम बताते हैं आपको। तो उसमें कोशिश ये होती है कि हम सही बात बताएं, लेकिन कहीं पर अगर बात ऊपर नीचे हो, क्योंकि दो डॉक्टरों की राय मुख्तलिफ हो सकती है और उसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि मेडिकल साइंस फैल रही है, दिन ब दिन मालूमात इकट्ठी होती जा रही हैं। तो हो सकता है कोई बात ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए दरकिनार कीजिएगा, उस चीज़ को दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि वो हमने जो मैसेज देना है वो सिर्फ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि वीडियो सुनकर जो बंदा भी सुने इस वीडियो को तो उसे ये लगे कि हमने उसके फ़ायदे में उसको इन्फॉर्मेशन बाम पहुँचाई है। और हमारी कोशिश यही होती है वीडियो में, ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ नहीं बोल सकता, मैं तेज़ भी बोल सकता हूँ। तेज़ बोलने के लिए कि अगर आप चाहते हैं तेज़ी से सुने तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं सुनते वक्त, लेकिन मैं जो ठहर के कोशिश करता हूँ बोलने की, एहतियात करनी पड़ती है मुझे ठहर के बोलने की। उस वजह ये है कि लफ्ज़ हर कोई समझ सके। हर इंसान के सुनने की, समझने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है, और सारे इंसान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही मतलब उनकी अहमियत होती है। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम दोबारा बात कर रहे हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने समझाया जैसे कि यहाँ पे हड्डियों का गुच्छा होता है, उन्हें हम कार्पल बोन्स कहते हैं। इसके ऊपर जो है ये जो बोन्स हैं ये मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये कार्पल बोन्स हैं, ये फेलिंग्स हैं। ये हमारे मेडिकल की टर्म है, बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट को पता होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं किसी को ना पता हो, सारे मेडिकल स्टूडेंट को पता हो। तो ये कार्पल बोन्स के सामने वाला जो अंदरूनी हिस्सा, हाथ का ये अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम अपनी ज़बान में जो है ये सुपाइन पोजीशन कहते हैं, ये प्रोन पोजीशन होती है। तो इसके मीडियल और लैटरल, अंदरूनी और बाहरी तरफ जोड़ होता है एक फाइब्रस बैंड का, और उसके नीचे एक टनल सी बन जाती है। जैसे आपने देखा वो ट्रेन टनल से गुजरती है, ऐसे ही वो टनल होती है। जैसे ट्रेन गुजरती है, बस ट्रक गुजरते हैं नीचे टनल से, या किसी छोटे ब्रिज से गुजरते हैं, ऐसे ही ऊपर ब्रिज बना हुआ होता है और नीचे से चीज़ें गुजर। आप ये सोचेंगे अगर वो ब्रिज जो है वो नीचे की तरफ झुकने लगे वज़न की वजह से और इतना हो जाए तो फिर वो ट्रक नहीं गुजर सकेगा। बड़ी चीज़, एक वक्त आएगा ट्रक नहीं गुजर, अगर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाएगा तो ट्रक नहीं गुजर सकेगा। इसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि इसके नीचे जो सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व होती है वो होती है मीडियन नर्व। जब मीडियन नर्व नीचे से गुजर रही होती है उस पर आ जाता है दबाव शदीद, और वो दबाव, आपने कहा कि ये औरतों की बीमारी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये औरतों की बीमारी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में औरतों में बीमारी ज़्यादा देखी, मर्दों में कम देखी। हो सकता है मर्द दरगुजर कर जाते हों, हो सकता है औरतें हसास हों और वो अपनी बीमारी को सामने ले आती हों, या वो भी वैसे किताबों में तो लिखा है कि औरतों में ज़्यादा होती। क्यों हो जाती? देखिए, ये औरतों में जो है अगर कहीं जिस्म में एडीमा हो रहा हो तो पानी जब जमा होता है तो साथ साथ वो फाइब्रोसिस भी करता है। फाइब्रोसिस यानी वहाँ पे स्कार बनाता है, यानी आप स्कार, जैसे खाल के ऊपर स्कार बनता है, जैसे मुझे जख्म आप देखें कि ये स्कार सा बना हुआ है, ऐसा ही स्कार जो होता है जिस्म में अंदर जब कोई चीज़ टूट होती है तो अंदर भी बनती है। यानी दिल के ऊपर भी स्कार बनता है, दिमाग के ऊपर भी स्कार बनता है, हराम मगज़ पे भी स्कार बनता है, आँख के ऊपर भी स्कार बनता है, हड्डी के ऊपर भी स्कार बनता है, मसल्स के ऊपर भी स्कार बनता है। जिस्म के हर तरह के टिश्यू पे स्कार बनता है अगर कहीं वहाँ पे डैमेज हो, कहाँ इन्फ्लामेशन हो।
तो इसी तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन औरतों में ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें पानी रिटेन होता है, बॉडी में पानी रुक जाता है, रिटेंशन होती है। जब पानी की रिटेंशन होती है तो कहीं पर उनका असर जोड़ों पे भी आता है। तो जो जोड़ थोड़े से जहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये कि असर आ सकता है, उनमें हथेली भी है, कलाई है, कलाई पे उनके फाइब्रस बैंड में जब पानी जमा होता है, बाद में जो पानी हटता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है और वो फाइब्रोसिस की वजह से वो जो स्कार सा बन जाता है, वो स्कार सिकुड़ता है। जब स्कार सिकुड़ता है तो उससे बैंड मोटा हो जाता है। और एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये हो गई कि हम हाथ जो है मेज़ पर यूँ रखते हैं, यानी बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मेज़ पे हाथ ऐसे रखा हुआ है, अब यूँ कर रहे हैं, माउस से काम कर रहे हैं मुस्तकिल, और या लिखना मुस्तकिल लिखते रहना, जो लोग लिखारी ज़्यादा होते हैं लिखते हैं, तो उससे ये दबाव आता रहता है और वो दबाव हल्की हल्की इंजरी करता रहता है। ये प्रोफेशनल इंजरी होती है, यानी कि आप काम करते हुए ऑक्यूपेशनल इंजरी होती है, प्रोफेशनल इंजरी होती है, ऑक्यूपेशनल इंजरी होती है। यानी हम अपना जो भी पेशा हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उस काम के हवाले से ये इंजरी आ जाती है। और जब ये इंजरी आती है तो उधर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ स्कार बन जाता है, स्कार बनने की वजह से वो मोटा हो जाता है, मोटा होने की वजह से नीचे दबाव आ जाता है। अच्छा, कोई चोट लग जाए, आदमी को कोई चोट लग जाए और वो चोट लगने की वजह से हाथ पर वो हाथ बहुत अरसे तक काम ना किया हो, हाथ मतलब कि वो कोई प्लस्तर बन जाता है कि हड्डी टूट जाती है, यहाँ पे लोग प्लस्तर बांध देते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, तो उसके प्लस्तर के दबाव की वजह से हो जाता है। एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, कुछ बीमारियों को आप जेनेटिक के तौर पे जाने। जेनेटिक का मतलब ये कि विरासती, मतलब विरसे से मिली हो, आपके बाप दादा माँ को, नानी को, नाना को, दादी को, दादा को, खाला खालू को, सॉरी खाला को, फुफ्फी को, मामू को, चचा को, अगर कोई इस तरह की मसला है तो वो आप में भी वो, क्योंकि डीएनए तो तकरीबन मुमासलत रखता है ना, करीब होता है, तो उससे भी हो सकता है। कुछ और भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से होता है, और कुछ इन्फ्लामेशन की बीमारियां होती हैं जो हम ये कह सकते हैं कि SLE है जैसे, और रूमेटाइड आर्थराइटिस है, रोमेटिक या आर्थराइटिस है, कोई और आर्थराइटिस है। तो ये सारी एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, वो डॉक्टर खुद देख लेते हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपने ही तय करना है, उसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, होता क्या है, अलामात क्या, ये तो बता दिया आपको कि मसला क्या होता है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग समझ गए हैं इसको कि मसला क्या है। अच्छा, होता क्या है इसमें कि इंसान जब ये आप इस पोजीशन में रखते हैं हाथ को, ख़ास तौर पे इस तरह से रखते हैं, या कोई भी काम आप इस पोजीशन में थोड़ा करते हैं और अगर पहले से कार्पल टनल हो गया है तो हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, और ये हिस्सा और ये हिस्सा जो होता है, ख़ास तौर पे ये जो अंगूठे वाला हिस्सा है, इसके ये जो मसल है, हम थिनार कहते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और एट्रोफाइड हो जाते हैं। एट्रोफाइड का मतलब इनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, साइज़ बहुत कम सा होना शुरू हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, इनमें कमी आ जाती है, साइज़ इनका पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, साइज़ में कमी वाक़ई हो जाती है, साइज़ वैसा नहीं रहता, और ताकत कम होना शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं होती ये सब चीज़ें, अलामत आस्ते आस्ते, पहले सुनपना आता है, फिर कमज़ोरी आती है। सबसे पहले चीज़ सुनपना आता है, फिर कमज़ोरी आती है, फिर साइज़ कम होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई जब भी ये मामलात इस तरह के हों, आप इस तरह के मामलात देखें कि हाथ में बैठे बैठे ये थोड़ा सा यूँ मोड़ लिया आपने, ऐसे मोड़ लिया, दर्द हो रहा है या दबाव रखने से दर्द हो रहा है, तो यानी कि वो नस पे दबाव आ रहा है और फिर वो नस हाथों में कमज़ोरी लेके आ जाती है, उंगलियों में, और फिर कोई चीज़ हाथों से चीज़ें छूटना हो जाती है। इतना भी कमज़ोर हो जाता है कभी कभी कि ये जो इस तरह से कोई आप यूँ समझ लें कि आप पेपर पकड़ रहे हैं तो पेपर भी हाथ से ऐसे छूट जाता है, जैसे पेपर भी हाथ से ये करके पेपर गिर जाता है, आपसे पेपर ऐसे गिर जाता है, तो आपको कमज़ोरी आ सकती है। ज़रूरी उस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरी नहीं उस लेवल तक पहुँचे, उससे पहले भी इसको मामले को पकड़ लिया जाता है, आसान है, कोई मसला नहीं, इसका इलाज भी है। अगर सही वक्त पे
सही डॉक्टर के पास चले जाए। तो इसमें इस डॉक्टर को कहाँ जाए? देखिए, मैं एक इंटरनेशनली बात करूँगा, मैं दुनिया के 22 मुल्क जो घूमे हैं, तो उसमें जो इंटरनेशनली तौर पर इसमें 3 तरह के डॉक्टर देखते हैं इस मर्ज़ को। न्यूरोसर्जन देखते हैं हम, न्यूरोसर्जन जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सर्जन होते हैं वो देखते हैं। दूसरा ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं, जो हड्डी के सर्जन होते हैं, जोड़ के, वो भी देखते हैं। और तीसरा प्लास्टिक सर्जन देखते हैं। पाकिस्तान में प्लास्टिक, ये 3 सर्जन्स देखते हैं पाकिस्तान में। तो प्लास्टिक सर्जन भी देखते हैं, न्यूरो सर्जन देखते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं, ये तीनों देखते हैं। ठीक, आप अपने करीब में कोई न्यूरो सर्जन हो उसको दिखा दीजिए, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन हो उसे दिखा दीजिए, कोई प्लास्टिक सर्जन हो उसे दिखा दीजिए, ठीक है ना? जो भी अवेलेबल हो इन तीनों में से आप उनको दिखा दीजिए। जब हमको दिखा देंगे तो वह आपको एक टेस्ट एडवाइस करेंगे। वो टेस्ट ऐसे एडवाइस करेंगे कि वो आपको कहेंगे कि आप नर्व कंडक्शन स्टडी कराइए, यानी तख्तीतुल आसाब, यानी कि जैसे ईसीजी होती है दिल की, दिमाग के लिए ईईजी होती है, ऐसे ही नसों के लिए भी एक टेस्ट होता है। और वो टेस्ट जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट करता है, न्यूरोसर्जन नहीं करता। आमतौर पे आपको डॉक्टर लिख के भेजेगा कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके ये टेस्ट करा के ले आए। उसे हम बोलते हैं तख्तीतुल आसाब, यानी आसाब की तख्तीत, यानी उसकी एक तरह से नसों की ईसीजी कह लें आप। जैसे दिल की ईसीजी होती है, दिमाग का ईईजी होता है, ऐसे ही नसों की भी ये वो होती है। तो इससे पता चल जाता है कि ये दबाव में है या नहीं है। आमतौर पे मैं ये उस वक्त करता हूँ जब ये 3 स्टेज में आ सकती है। या तो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, या फिर ये हल्का यानी माइल्ड प्रेशर हो तो भी कुछ नहीं करते, दवाएं, फिजियोथेरापी। जब माइल्ड प्रेशर, जब नॉर्मल होता है तो कुछ नहीं करते। हो सकता है कोई और पेन हो, ये मसला ही ना हो। और अगर माइल्ड पेन हो या माइल्ड प्रेशर हो, माइल्ड पेन नहीं, पेन तो होगा ही, लेकिन यानी कि माइल्ड प्रेशर हो, माइल्ड प्रेशर, हल्का प्रेशर हो तो ऑपरेशन नहीं करते उसके लिए, मैं नहीं करता। अगर मीडियम प्रेशर हो तो भी ऑपरेशन 90% हालत में नहीं किया जाता, सिर्फ 10% हालत में किया जाता है। तो बताता हूँ कब किया जाता है। और अगर सीवियर आ जाए, प्रेशर सीवियर है, फिर तो इसका ऑपरेशन कर लिया जाता है। अच्छा, क्या इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही है? नहीं, इसका इलाज दवाओं से भी होता है, दवाओं से भी इसका इलाज होता है, और फिजियोथेरापी से भी इसका इलाज होता है, और इंजेक्शन से भी इसका इलाज होता है। कुछ लोग इसमें इधर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन पसंद करते हैं, न्यूरो सर्जन ज़रा कम पसंद करते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन भी इंजेक्शन लगाते हैं यहाँ पर ताकि वो इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। हो सकता है सिर्फ सूजन हो और इन्फ्लामेशन, और उससे भी कुछ मरीज़ों को फ़ायदा हो जाता है, ख़ास तौर पे मीडियम प्रेशर में। सीवियर में कम फ़ायदा होता है इंजेक्शन, सीवियर में आमतौर पे ऑपरेशन करना पड़ता है। 10% ही मरीज़ों को सिर्फ फ़ायदा होता है सीवियर में इंजेक्शन से, 90% का ऑपरेशन करना पड़ जाता है। एक बैंड भी आता है, फिजियोथेरापी वाले पहना देते हैं बैंड, कि उस बैंड से कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन उसमें भी कम फीसद के लोग होते हैं, बहुत 10 से 15% लोगों को ही उससे फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से जब ये अच्छा, अगर इस मरीज़ को मिसाल के तौर पर ये जो है, क्या सिर्फ इतने ही टेस्ट करने? एक टेस्ट और भी होता है। कुछ लोगों को मीडियम प्रेशर होता है, मतलब दरमियाना, मॉडरेट काइंड ऑफ प्रेशर होता है, मॉडरेट, दरमियाना, लेकिन दवा से, फिजियोथेरापी से, बैंड पहनाने से, इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता। फिर क्या करें? फिर उसके लिए ये हथेली का और कलाई का MRI किया जाता है। हम हथेली का और कलाई का MRI कर देते हैं, दोनों का, जहाँ जिस हाथ में ज़्यादा मसला होगा दोनों में, दोनों का, तो उसका हम MRI करते हैं। MRI से पता चल जाता है कि कितना दबाव है। उस पर जो तख्तीतुल आसाब है, यानी नर्व कंडक्शन स्टडी, पता चल रहा है कि मॉडरेट प्रेशर है, लेकिन
MRI पे जब हम उसकी एनाटमी देखते हैं, यानी उसका पूरे स्ट्रक्चर देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, नस पे दबाव काफ़ी है और नस फ्लैट हो रही है, तो फिर हम मॉडरेट में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये डॉक्टर का अपनी चॉइस होती है। अच्छा, अब जब डॉक्टर ऑपरेशन कहता है कर, तो उसमें क्या हम उम्मीद रखें कि देखिए, ऑपरेशन से फ़ायदा दर्द को नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी दर्द आता जाता रहता है, ऑपरेशन के बाद भी दर्द आता जाता रहता है, तो उसके लिए आपने दवा खानी होती है, दवा खानी होती है ओरल, या फिजियोथेरापी बाद में भी करानी होती है ऑपरेशन। तो फिर आप बोलेंगे भाई हम ऑपरेशन क्यों करवाते हैं? ऑपरेशन जो होता है वो असल में ज़िद है कि उसकी कमज़ोरी को रोक दे, आपकी वीकनेस को रोक दे, और आपको अपाहिज होने से रोक दे, यानी हाथ बिल्कुल काम करना छोड़ दे, उससे रोक दे, आपका सुनपना बेहतर हो जाए जिसमें वक्त लगता है, और आपकी कुव्वत बहाल हो जाए, हाथ की कुव्वत बहाल हो जाए। ऑपरेशन का मकसद हाथ की कुव्वत बहाल करना, सुनपने को ख़त्म करना, और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। तो आप इसी पे ध्यान रखिए, इसी पे आप अमल रखिए कि ये जो हम करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो दर्द के लिए नहीं होता। दर्द ऑपरेशन के बाद भी रहता है, उसमें हम डॉक्टर से सख्ती से पेश आएँ, वो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़। डॉक्टर उसमें आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो वजह नहीं है। ये ऑपरेशन 95% कामयाब रहते हैं। 4% में कोई हल्का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा ब्लड आ गया, थोड़े टाँके पक गए, और 1% में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि नस पे असर आ जाए। यानी कि इसका ख़तरा सिर्फ, इस ऑपरेशन में ख़तरा सिर्फ 1% है, यानी 95% तो बिल्कुल ठीक, वो भी 4% भी 100 में 4 लोगों को छोटा मोटा मसला हुआ और वो भी ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर जिससे आपने ऑपरेशन कराया उसके पास जाए तो वो मसला हल कर देता है आपका। उसमें थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मसला हल हो जाता है। उसमें ख़ास तरीके से पट्टी की जाती है, वो डॉक्टर जानते हैं जो इस चीज़ में होते हैं, वो अच्छे से पट्टी करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन होता है? नहीं, ये सुन करके मरीज़ जागते हुए होता है और मरीज़ के जागते जागते ही हम ऑपरेशन कर देते हैं, और मरीज़ से बातें करते करते उसी दिन मरीज़ अस्पताल आता है, उसी दिन मरीज़ अस्पताल से घर चला जाता है। सुबह दाखिल हुआ, कुछ खून के टेस्ट कराए जाते हैं, एहतियातन पता चले कि खून पतला बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता, खून में जमने की सलाहियत है या नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, ESR वगैरह करा के मालूम कर लिया। गुर्दों का टेस्ट एक छोटा सा कर लिया जाता है, पता चल जाए कि ऐसी तो दवा नहीं दे रहे जिससे गुर्दों को नुकसान हो जाए। तो ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ऑपरेशन किस तरह से करते हैं? देखो, ऑपरेशन के 2 तरीके, एक होते हैं एंडोस्कोपिक, यानी कैमरा लगा के वो ऑपरेशन किया जाए, छोटे सुराख से यहाँ से कैमरा डालते हैं और वो उसके ज़रिए ही, उसमें एक पोर्ट होता है, उसके ज़रिए कैंची होती है, उसके ज़रिए वो बैंड को काट दिया जाता है। और एक ओपन करके किया जाता है, ओपन करके ज़्यादातर लोग करते हैं, और जो एंडोस्कोपिक है वो अभी दुनिया में इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इसकी स्किल्स हर डॉक्टर के पास नहीं होती, कम डॉक्टर के पास होती हैं, और उसमें इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए होता है, वो ज़रा महंगा भी पड़ता है। अच्छा, वैसे भी इसका ज़ख्म छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, और अगर आप एंडोस्कोपिक के पे ही जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के बाद होती हैं, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि सिर्फ 4% लोगों को होता है कि हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया। 1% है जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, वरना 2 महीने बाद जब टाँके निकल जाते हैं, टाँके तो 10-12 दिन बाद निकल जाते हैं, लेकिन 15 दिन में किसी के 10 दिन, किसी के 12 दिन, किसी के 15 दिन में निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी इसकी जो ज़ख्म की मजबूती के लिए हमें 2 से 3 महीने दरकार होते हैं, जिसमें मरीज़ वज़न उठाए, ज़्यादा वज़न ना उठाए। ज़ाहिर बात है, हाथ से वज़न उठाना है आपने, और हाथ हसास बहुत होता है, इसलिए उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। अगर दोनों हाथों में हो तो एक हाथ में करवाएं, फिर दूसरे हाथ में करवाएं, दोनों भी किए जा सकते हैं। लेकिन जब दोनों हाथ आपके पट्टी बंधी हुई होगी, खाने में भी दिक्कत होगी, आपको टॉयलेट में, हम्माम में भी दिक्कत आ सकती है, तो उससे बचा जा सकता है कि ये पहले करवा लें, फिर 3 महीने बाद दूसरा हाथ करवा लें, अगर दोनों में मसला है। लेकिन ये बहुत सेफ ऑपरेशन है और कॉमन प्रॉब्लम है।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मर्द औरत दोनों में होती है, औरतों में थोड़ी ज़्यादा होती है। खैर, मेरी कोशिश थी कि मैं इस मरज़ के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इसको कैसे परखा जाएगा, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इससे कैसे बात की जाए, ये सारा मैंने तफसील से आपके सामने रख दिया। फिर भी अगर कोई चीज़ कम रह गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये सिर्फ मालूमात आम्मा के लिए था, इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है। ये तमाम उन लोगों के लिए जो इस मरज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि मीडियन नर्व पे दबाव कार्पल टनल की वजह से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिए, बेइंतहा ज़रूरत है सपोर्ट की। थैंक यू सो मच।